हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज इस कोर्स का रहने वाला है ओवरऑल लेक्चर नंबर 41। ठीक है, 41वें लेक्चर में हम लोग हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं और इस टॉपिक का आज रहने वाला है 7वां पार्ट। ठीक, अभी तक इस टॉपिक को हम लोग काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी, हमने ये समझा था कि टाइप्स ऑफ गुड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, कि फाइनल गुड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, उसमें भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं। फिर हमने कुछ कंसेप्ट समझे थे आपके इंटरमीडिएट गुड्स को लेकर, फिर हमने कुछ कंसेप्ट समझे थे डेप्रिसिएशन को लेकर। ठीक है, इस तरीके काफ़ी सारे कंसेप्ट अभी तक हम लोग समझते आ रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ इनकम अकाउंट करने के मेथड्स के बारे में बात की, जैसे कि प्रोडक्ट है या वैल्यू एडेड मेथड था। उसके बाद हम लोगों ने बात करी एक्सपेंडिचर मेथड की, और पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की है जो इनकम मेथड होता है उसको लेकर। ठीक है, और उसके साथ ही साथ हमने कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी समझे, जैसे कि फैक्टर कॉस्ट का कंसेप्ट क्या होता है, बेस प्राइस का कंसेप्ट क्या होता है, बेसिक प्राइस का कंसेप्ट क्या होता है, और मार्केट प्राइस का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो चीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हमें इसी से रिलेटेड कुछ और 2-4 टर्म्स हैं, खासकर बात करें हम नेशनल प्रोडक्ट को लेकर। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, उसके बाद उसी में से जो इनकम निकल के आती है, नेशनल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। ये थोड़ा सा टर्म्स को हम समझेंगे और इनके बीच में पूरा का पूरा रिलेशन जो है वो हम आज क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आज इस टॉपिक का जो है वो सेकंड लास्ट लेक्चर रहेगा। थोड़ा सा टॉपिक्स इसमें कुछ एक आध और बचेंगे जो हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ। कम से कम 10 लोगों तक आप चीजों को जरूर पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग सके कि इस तरह का कोई कोर्स वगैरह जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कोर्स से हमारा जो इनिशिएटिव है, हमारे जो एफर्ट्स हैं, उसका फायदा मिल सके। ठीक है, और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये कंटेंट आप लोगों के लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन में, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, कंसेप्ट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं कि नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज में देखते हैं कि जीडीपी में हम लोगों ने क्या समझा था। ये जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी का मतलब है विद इन द, क्या है ये, विद इन द कंट्री, यानी कि जो किसी भी देश का जो बाउंड्री है या जो उसकी टेरिटरी है, उसके अंदर जितना भी आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल के दौरान, वो जीडीपी है। ये चीज हमें पता है। लेकिन हम एक बात ये समझ सकते हैं कि जितना भी देश की बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, क्या वो सारा का सारा उस देश के सिटीजन्स का, उस देश के नागरिकों का होगा? जरूरी नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई सिटीजन ऑफ इंडिया अगर है, ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है, वो सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है, ठीक, तो मे बी अर्निंग हर वेज एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन दी सऊदी अरेबियन जीडीपी, क्योंकि किसी भी देश की जीडीपी का फंडा यही है। जीडीपी किसी भी देश की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे सऊदी अरब की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे चाइना की हो, उसको कैलकुलेट करने का तरीका यही है कि उस देश की बाउंड्री के अंदर, ठीक है, उस देश की टेरिटरी, उस देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक, वो उस देश की जीडीपी है। अब मान लीजिए कोई इंडिया का सिटीजन है, वो सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है, वो वहां अपनी वेज वगैरह उसको मिल रही है, तो वो है तो इंडियन, ठीक है ना, वो है तो इंडियन, लेकिन जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है जिस देश की जीडीपी, वो कहां की है? सऊदी अरेबिया की। या आप कह सकते हैं कि वो जिस भी देश में काम कर रहा है, ठीक, हालांकि वो इंडियन है, लेकिन वो जिस भी देश में काम कर रहा है वो वहां की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यही चीज लिखी गई है कि बट लीगली स्पीकिंग शी इज एन इंडियन। वो इंडियन तो है, वो भारतीय नागरिक है, लेकिन वो सऊदी अरेबिया में काम कर रही है, तो वो वहां की जीडीपी में क्या कर रही है? कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इज देयर अ वे टू टेक इनटू अकाउंट द अर्निंग्स मेड बाय इंडियंस अब्रॉड और बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय द इंडियंस? यानी कि जो भी इंडियंस है, यानी कि जो इंडियन सिटीजन है, जो भारतीय नागरिक है, जो विदेशों में काम कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम उनकी अर्निंग का पता लगा सकें? ठीक है, या हम कुछ इस तरीके की बात कर सकें कि हमारे देश के लोग जो है वो कितना कमा रहे हैं? क्योंकि अभी तक हम लोग जो जीडीपी की बात करते आए हैं,
जीडीपी का मतलब ही यही है कि हमारे देश में कितनी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो इंडियंस कर रहे हैं चाहे वो विदेशी कंपनी कर रही है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो व्हेन वी ट्राई टू डू दिस इन ऑर्डर टू मेंटेन सिमेट्री वी मस्ट डिडक्ट द अर्निंग्स ऑफ द फॉरेनर्स हु आर वर्किंग विद इन अवर डोमेस्टिक इकोनॉमी और द पेमेंट्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय द फॉरेनर्स। ठीक है, जैसे यही बात हमने कही कि हमारे देश के लोग बाहर काम कर रहे हैं, ठीक, तो वो लोग वहां पैसा कमा रहे हैं तो उस देश की जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिमिलरली मान लीजिए कोई फॉरेनर है, कोई फॉरेनर इंडिविजुअल है, कोई फॉरेन कंपनी है जो हमारे देश में है, ठीक, तो वो क्या कर रही है, उसके देश के लोगों को, मतलब उसके जो वर्कर्स वगैरह है, जो एम्प्लॉयज वगैरह है, उनको पैसा मिल रहा है, ठीक, लेकिन वो कंट्रीब्यूट कहां कर रहे हैं, हमारी देश की जीडीपी में, ठीक, हालांकि वो हमारे देश के लोग नहीं है, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन कहां हो रहा है, हमारी देश की जीडीपी में। यही एग्जांपल यहां पर दिया गया है कि जब प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय कोरियन ओन्ड Hyundai कार फैक्ट्री विल हैव टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द जीडीपी ऑफ इंडिया, ठीक, यानी कि जो जीडीपी का कंसेप्ट है, जीडीपी का कंसेप्ट आप समझ गए हैं अच्छे से कि जीडीपी का कंसेप्ट का मतलब यह है कि देश की बाउंड्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कौन कर रहा है इससे मतलब नहीं है, वो उस देश के नागरिक भी कर सकते हैं या कोई बाहर के फॉरेनर भी कर सकते हैं, कोई भी करे फर्क नहीं पड़ता है, कहां पर प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर वो देश की बाउंड्री के अंदर हो रहा है तो वो उस देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, वो उस देश की जीडीपी का पार्ट है, ठीक, इतनी बात आप समझ गए। अब जो नेशनल प्रोडक्ट का केस है, नेशनल प्रोडक्ट का मतलब यह है कि हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि प्रोडक्शन कहां पर हो रहा है, हमें इस चीज से ज्यादा मतलब है कि प्रोडक्शन कर कौन रहा है। हम बात करें अगर इंडिया के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तो उसका मतलब यह हुआ कि इंडियंस, कि भारतीय लोग जितने भी हैं, चाहे वो इंडिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो विदेशों में काम कर रहे हैं, वो कहीं भी काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जितना भी अर्निंग वगैरह होगी या जितना भी आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन होगा, उन लोगों के द्वारा जितना भी उन लोगों को फैक्टर पेमेंट्स के तौर पर पैसा मिलेगा, वो सारा का सारा इंडिया का क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। तो यही चीज यहां पर लिखी गई है कि द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल विच टेक्स इनटू अकाउंट सच एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस। एडिशंस मतलब क्या है कि जो इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं उनका पैसा ऐड हम करेंगे, ठीक, और जो फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे हैं उनका पैसा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहीं से हमें एक कंसेप्ट मिलता है, एक टर्म मिलता है, दैट इज नोन एज योर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक। तो इसको कैसे निकाला जाता है, सिंपल है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए जीडीपी का मतलब तो आप समझ गए कि हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें हम लोगों ने क्या चीज प्लस करनी है, ध्यान रखिएगा क्या चीज प्लस करनी है, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसको बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए, यहां पर से अगर आप समझ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ठीक है, मैं आपको इसको सिंपल करके बताता हूं कि इसमें आपने ऐड करना है कि अर्निंग बाय इंडियंस, ठीक है, बाय इंडियंस अब्रॉड। समझ गए कि जितना भी अर्निंग भारतीयों द्वारा की जाएगी अब्रॉड में उसको आपने ऐड कर लेना है, और सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल भाषा में इसको आप बिल्कुल समझिए, हमें सब्ट्रैक्ट करना है अर्निंग ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जितने भी फॉरेनर्स कमा रहे हैं, चाहे वो फॉरेन कंपनी है, चाहे वो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, जो भी हैं, उनकी जितनी भी इनकम है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और हमारे देश के लोग जितना बाहर कमा रहे हैं कहीं भी हो, ठीक है, उसको क्या करना है, ऐड करना है बस। और उस पूरे के पूरे ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इसको जीडीपी में से आप करेंगे तो आपको जीएनपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो जीएनपी यही है, दैट इज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये वाला टर्म है, जिसको अगर मैं ए लिख दूं और इसको अगर मैं बी लिख दूं, ए का मतलब है कि जितना बाहर जो भारतीय हैं जो बाहर पैसा कमा रहे हैं दैट इज ए, ठीक, और बी का मतलब यह है कि जो बाहर वाले लोग हैं यानी कि जो विदेशी हैं वो इंडिया में कितना पैसा कमा रहे हैं, बी। तो ए माइनस बी अगर मैं करता हूं तो दैट बिकम्स माय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेट फैक्टर इनकम है कि जितना इंडिया वाले लोग कमा रहे हैं बाहर और जितना बाहर वाले लोग कमा रहे हैं इंडिया में, उसका हम लोग एक डिफरेंस ले लेंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और इसी को हमने जीडीपी में सीधे सीधे ऐड कर देना है, तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है।
अब इसी में से हमें सीधी सी बात ये तो पता ही है कि जो कैपिटल होता है हमारा पूरा का पूरा कैपिटल तो यूज होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि हमें कुछ ना कुछ वियर एंड टियर तो उसमें होना ही होना है, ठीक है। और उस वियर एंड टियर को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ये बात तो सिंपल है, ये चीज हमें पता है। और एक चीज हमें और भी पता है कि ग्रॉस में से जैसे ही हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे हमें नेट मिलता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही समझाई है, कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट। और ये आपको हमेशा पूरी की पूरी इकोनॉमी में ध्यान रखना है कि ग्रॉस में से जैसे ही डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे मिल जाएगा नेट। तो सिमिलरली वही हमने जीडीपी में किया था कि जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन करके हमें एनडीपी मिल रहा था, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां पर भी वही होगा कि जो जीएनपी है, ठीक है, जो जीएनपी है उसमें से जैसे ही हम लोगों ने डेप्रिसिएशन माइनस करा तो हमें मिल जाएगा एनएनपी, ठीक। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो डेप्रिसिएशन है वो किसी की भी इनकम का पार्ट नहीं है, ठीक है। कोई चीज अगर मान लीजिए आपने पैसा कमाया, ठीक, मान लीजिए आप 10 रुपए कमा रहे हैं, जिसमें से 1 रुपए अगर आप डेप्रिसिएशन में दे रहे हैं तो आपकी नेट कमाई कितनी होगी? 9 रुपए, ठीक है ना। क्योंकि वो 1 रुपए का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो वियर एंड टियर है, वो डेप्रिसिएशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। तो आप एक तरीके से समझ लीजिए कि 10 रुपए आपकी हो गई ग्रॉस इनकम, उसमें से 1 रुपया आपका चला गया है डेप्रिसिएशन को निपटाने में, तो बाकी बचा हुआ जो 9 रुपए है, यानी कि वो 10 माइनस 1 दैट इज 9 रुपए, वो आपकी नेट इनकम है, ठीक। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है कि इफ वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी द मेजर ऑफ एग्रीगेट इनकम दैट वी ऑब्टेन इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसी को बोला जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी तक आप लोग जीडीपी समझ चुके हैं, आप लोग जीडीपी समझ चुके हैं, एनडीपी समझ चुके हैं, जीएनपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट समझ चुके हैं, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है वो भी समझ चुके हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस का कंसेप्ट मैंने आपको पिछली बार समझाया था, वही सेम कंसेप्ट जो हमने जीडीपी के केस में बात की थी, या जो जीवीए की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो सेम चीज है, वो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। तो वो चीजें आप समझ चुके हैं। उसका फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे कैसे निकालते हैं, और बेसिक प्राइस पे कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको चीजें बताई थी विद द हेल्प ऑफ योर प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्ट टैक्स, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर भी सेम तरीके से लागू होगी, ठीक है। और यहां पर यही चीज लिखी गई है कि जितना भी एक्सप्रेशन हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, ये सारा का सारा, इसमें क्या है कि दिस इज ऑल इवेल्युएटेड एट दी मार्केट प्राइसेस, ठीक है। ये मार्केट प्राइस पे इवेल्युएट है, तो मार्केट प्राइस में हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। और हमें एक चीज पता है कि अगर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पर अगर कोई इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है तो उससे क्या होगा कि उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, ठीक। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अब मान लीजिए किसी सामान के ऊपर अगर कोई टैक्स लगता है तो उसका रेट बढ़ेगा, लेकिन क्या वो बढ़ा हुआ रेट उसका जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो उसका प्रोड्यूसर है, जो उसका मेकर है, क्या उसको मिलेगा? जो मैन्युफैक्चरर है उसको नहीं। वो जो टैक्स उस पर बढ़ा हुआ है वो टैक्स किसके पास जाएगा? वो टैक्स जाएगा सरकार के पास, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको इनकम की बात करनी है, ठीक है, अगर आपको इनकम की बात करनी है, यानी कि जो आपका मार्केट प्राइस पे एनएनपी निकला है, ठीक है, उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? जो टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें वो एनएनपी मिलेगी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। लेबर है, आपकी कैपिटल है, आपके जो एंटरप्रेनर है वो है, जो आपके लैंड रिसोर्सेज वगैरह वो है, दीज आर ऑल योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या बांटेंगे? पेमेंट बांटेंगे, सीधी सी बात है। वो अगर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो आप उनको पेमेंट देंगे, इनकम होगी उनकी, दैट वाज नोन एज योर फैक्टर पेमेंट्स। अब पहली बात तो यह है कि अगर आप कोई चीज मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं तो पहले आपको उसमें से जो सरकार का हिस्सा है वो निपटाना पड़ेगा। सरकार को तो देना ही देना है, उसको तो आप मना कर नहीं सकते। तो सरकार को आप क्या दे रहे हैं? टैक्स। आपने जो एनएनपी आपकी निकली है दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकली है, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर लिया। अब आपके पास जितना भी एनएनपी बचा है उसको आप क्या करेंगे? अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांटेंगे। पहली चीज तो ये है, ठीक। दूसरी चीज, एक कंसेप्ट और है, वो है सब्सिडीज का, ठीक है। सब्सिडीज जो है वो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं और उससे क्या होता है कि सामान सस्ता होता है, ठीक है। जैसे कि अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में पेट्रोल पे काफी ज्यादा टैक्स लगता है, लेकिन कुकिंग गैस की अगर हम बात करें एलपीजी की तो वहां पर सब्सिडी मिलती है, ठीक। तो हमें सब्सिडी को क्या करना पड़ेगा? एनएनपी पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडी जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती है सरकार द्वारा। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो भी आपकी एक तरीके से एक इनहेरेंट अर्निंग है, ठीक है ना, क्योंकि आपको चीजों का वहां पर फायदा मिल रहा है, तो वो एक तरीके से आपकी इनहेरेंट अर्निंग है, ठीक है। तो उसको आप ऐड करोगे, टैक्सेस को आप माइनस करोगे, तो वहां से आपको मिल जाएगी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक। यही चीज यहां पर लिखी गई है कि ये सारा का सारा अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर जिसको बोला जाता है नेशनल इनकम, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख देता हूं, दैट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट,
ठीक है, बहुत सिंपल फंडा है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको आप निकाल लीजिए। सिंपल आप एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से आपको क्या करना है, टैक्सेस को माइनस करना है, ये मैंने आपको बता दिया। टैक्सेस को आप करेंगे माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और प्लस इसमें आप कर लेंगे अपनी सब्सिडीज, ठीक, सब्सिडीज को आप ऐड करेंगे, टैक्सेस को माइनस करेंगे, आपका काम हो गया। और यही जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, यही जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, इसी को बोला जाता है नेशनल इनकम, इसी को बोला जाता है नेशनल इनकम। लेकिन ध्यान रखिएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को बोला जाता है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस को नेशनल इनकम नहीं बोला जाता है, ठीक, ये बात तो आप यहां पर समझ गए। दूसरी बात यहां पर एक और है जो नोट डाउन करने वाली आपको है, आप चाहे तो ये जो टर्म्स है इसको आप एक फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। किन दोनों को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज नथिंग बट योर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को अगर आप माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और आपको सिंपल अगर मैं बात करूं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, इक्वल टू, सॉरी, एमपी एट एफसी दैट इज फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इसमें से आप कर लीजिएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दिस इज एनआईटी इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप लोग कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये चीज, ठीक। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है कि टैक्सेस में से आपको सब्सिडी क्या कर देनी है, माइनस, बस बात खत्म हो गई। एनएनपी आपको पता लग गया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए इसमें से आप देखते हैं, एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था कि हम पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजल इनकम के बारे में बात करेंगे, वहां पर देखते हैं आउट ऑफ एनआई, एनआई का मतलब है नेशनल इनकम, ठीक है, एनआई इज योर नेशनल इनकम। अब देखिए, जितनी भी नेशनल इनकम अर्न हो रही है बाय द फर्म्स एंड द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल बात यह भी ध्यान रखनी है कि जितना भी नेशनल इनकम है उसमें से कुछ पार्ट ऐसा है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में बांटा नहीं जाता है, उसको बोला जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। समझने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि जो प्रॉफिट हम नहीं बांट रहे हैं वो क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक, दैट इज यूपी, डिनोटेड बाय यूपी। इसके बाद इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एनआई से डिडक्ट करना पड़ेगा टू अराइव एट पीआई। पीआई का मतलब है पर्सनल इनकम, ठीक, पर्सनल इनकम मतलब वही है जो आपके पास आएगी। अब आपको अगर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिलना ही नहीं है तो उसको तो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा एनआई से, एनआई इज नेशनल इनकम, ठीक, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो भी पे करना पड़ता है फर्म्स को, विच इज इम्पोज्ड ऑन द अर्निंग्स मेड बाय द फर्म, विल ऑल्सो हैव टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एनआई सिंस इट डज नॉट एग्री टू द हाउसहोल्ड्स, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, जितने भी फर्म्स वगैरह हैं, जितने भी कंपनीज वगैरह हैं, उनको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, तो वो भी उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बटेगा नहीं, क्योंकि टैक्स किसके पास जाएगा, सरकार के पास। तो आपको समझ गए कि कॉर्पोरेट टैक्स भी आपको माइनस करना है, और आपको पर्सनल इनकम में पहुंचने के लिए जो यूपी है, दैट इज योर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसको भी माइनस करना है। तो दो टर्म हमें पता लग गए जो अभी तक हमें माइनस करने हैं, ठीक। इसके बाद तीसरी चीज देखिए, ऑन द अदर हैंड द हाउसहोल्ड्स डू रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट्स फ्रॉम द प्राइवेट फर्म्स और द गवर्नमेंट ऑन द पास्ट लोन्स एडवांस्ड बाय देम, ठीक है। जो हमारे हाउसहोल्ड्स हैं, ठीक है, उनको कुछ इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है, मतलब कुछ ब्याज वगैरह मिलता है, चाहे वो प्राइवेट फर्म से मिले, चाहे वो गवर्नमेंट से मिले, जिसके लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, पहले लोन वगैरह दिया हुआ है, ठीक। अब हाउसहोल्ड्स में समझिए आप इसको ना, सिंपल जहां पर भी लोन्स वगैरह की बात आ रही है आप उसको समझ के चलिए बैंक से संबंधित है, कि बैंक्स क्या है, वो प्राइवेट फर्म्स को लोन देती है, गवर्नमेंट को लोन देती है, तो बदले में उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। जहां पर भी जो चीज नहीं होगी वहां पर वो चीज, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो आपका लोन नहीं दे सकती है, तो उसको इंटरेस्ट पेमेंट भी बदले में नहीं मिलेगा, तो वहां पर ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। लेकिन जनरल केस की हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ फर्म्स ऐसे भी हैं, इंक्लूडिंग योर बैंक्स, जो आपके प्राइवेट फर्म्स को और गवर्नमेंट को क्या देते हैं, लोन्स, तो बदले में उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक। तो ये आएगा। अब इंटरेस्ट पेमेंट देखिए क्या हो रहा है कि आपके पास आ रहा है, यानी कि जो हाउस होल्ड है उनके पास आ रहा है, तो उसको हमें करना पड़ेगा ऐड, पहली चीज तो यह है। और दूसरी चीज यह है कि अगर मान लीजिए उन हाउस होल्ड्स ने जनरल हाउस होल्ड्स की अगर मैं बात करता हूं, अगर उन्होंने फर्म्स या गवर्नमेंट से, प्राइवेट फर्म से या गवर्नमेंट से अगर कहीं से लोन ले रखा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर फर्म्स जो पैसा पे कर रहे हैं वो उनकी जेब से जा रहा है, तो वो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक। सो वी हैव टू डिडक्ट द नेट इंटरेस्ट पेड बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म्स एंड द गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों तरीके से है,
फर्म्स के पास क्या हो रहा है कि किसी और प्राइवेट जो हाउस होल्ड्स है, बेसिकली यहां पर हाउस होल्ड्स बोला गया है कि हाउस होल्ड्स के पास दो तरीके का टैक्स का ट्रांजेक्शन है, सॉरी इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन है। पहला तो यह है कि वो जो उन्होंने जो लोन दे रखा है, ठीक है, चाहे वो अदर प्राइवेट फर्म्स को हो चाहे वो गवर्नमेंट को हो, लोन्स दे रखा है, तो उससे उनकी जो इनकम होगी या अर्निंग होगी इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वो उनके पास आएगा। तो उसको हम अपने क्या करेंगे, नेशनल इनकम में ऐड करेंगे पर्सनल इनकम निकालने के लिए, ठीक। और दूसरा यह है कि अगर उन्होंने किसी से लोन ले रखा है, तो अगर उन्होंने लोन ले रखा है तो वो क्या पे करेंगे उसको, इंटरेस्ट, तो वो उनकी जेब से जाएगा, तो उसको हम क्या है कि नेशनल इनकम में से माइनस करेंगे, ठीक। ये तो यहां तक आप समझ गए, 4 टर्म के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। एक 5वीं चीज भी है, वो ये है कि हाउस होल्ड्स को ट्रांसफर पेमेंट्स भी मिलते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड फर्म्स, जैसे कि पेंशंस हैं, स्कॉलरशिप है, प्राइजेस हैं, ये सारे के सारे आपको मिल रहे हैं। जो भी हाउस होल्ड्स को मिल रहा है वो ऐड होगा, जो भी हाउस होल्ड की जेब से जा रहा है वो सब्ट्रैक्ट होगा, बस सीधी सी बात है। तो ये भी आपको मिल रहा है तो इसको भी आपको ऐड कर लेना है, और पर्सनल इनकम आप किसी भी हाउस होल्ड्स की निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल है। पर्सनल इनकम आई कैसे, जो नेशनल इनकम है उसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को घटाना है, पहली चीज। जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड है उसको घटाना है, कॉर्पोरेट टैक्स को घटाना है, और जो ट्रांसफर पेमेंट मिल रहा है उसको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो इंटरेस्ट पेमेंट की बात थी, मैंने आपको ऊपर बताया था कि 2 है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही है, तो इसीलिए बताया गया है नेट, ठीक। जो आपके पास आपके जेब में आ रहा है, यानी कि जो आपने लोन दिया था उसके बदले में जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो ऐड करोगे, जो आपने लोन किसी और से लिया है उसका आप लोग इंटरेस्ट पे करोगे, तो वहां पर आपकी जेब से पैसा जाएगा, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट बन जाएगा, दैट इज योर नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक। तो उसको आपने पूरा का पूरा यहां से सब्ट्रैक्ट करना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करना है, कॉर्पोरेट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो ट्रांसफर पेमेंट्स मिल रहे हैं उनको ऐड करना है, किसमें, एनआई में, दैट इज योर नेशनल इनकम में। तो यहां से आपको जो टर्म मिलेगा आपको मिल जाएगा पर्सनल इनकम, ठीक। लेकिन अभी एक और मुद्दा है कि ये पूरी की पूरी जो पर्सनल इनकम है उसका भी हाउस होल्ड्स के ऊपर पूरा अधिकार नहीं है, उस पर भी हाउस होल्ड्स का पूरा अधिकार नहीं है, ठीक है। उसमें से उन लोगों को टैक्सेस भी तो पे करने हैं। अभी तक हम लोग टैक्सेस पे तो आए नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर है तो सीधी बात है टैक्सेस तो आपको पे करने ही है। कॉर्पोरेट टैक्स इज अ डिफरेंट थिंग, ध्यान रखिएगा। अभी हम पर्सनल इनकम पर आए हैं। पर्सनल इनकम मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिल चुकी है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, यू आर अ लेबर या एम्प्लॉय, ठीक है, लेबर वर्ड चले अच्छा नहीं लगता है तो एम्प्लॉय, तो आपको क्या मिल रही है, वेज मिल रही है या सैलरी मिल रही है। अब वो आपकी पर्सनल इनकम तो है, लेकिन उस पर्सनल इनकम पे से आप अपना टैक्स भी तो पे करेंगे, ठीक है ना, उस टैक्स को भी तो पे करना है। पहली चीज ये है, तो आप उसमें से पहली बात तो यह है कि पर्सनल टैक्स पेमेंट जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह है वो आप पे करेंगे, और कुछ आपके पास नॉन टैक्स पेमेंट्स भी होंगे, जैसे कि कभी आपके ऊपर मान लीजिए किसी भी चीज को लेकर फाइन वगैरह लगता है, ठीक, तो उसको क्या है कि पीआई में से घटाना पड़ेगा, और उसके बाद जो चीज हमें मिलेगी दैट इज नोन एज योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि अब ये पैसा हमारे पास हाथ में है, हम इसको जिस तरीके से चाहे यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको बचा सकते हैं, चाहे तो हम इसको खर्च कर सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा, पर्सनल इनकम को खर्च नहीं कर सकते हैं, नेशनल इनकम को खर्च नहीं कर सकते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हमारे हाथ में है, उसको हम जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप एक तरीके से कहें कि कौन सी इनकम ऐसी है जिसके ऊपर हाउस होल्ड्स का पूरा अधिकार है, ठीक है, या आप कहें कि उसके ऊपर उनका सोल अधिकार है, ठीक, वो कौन सा है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जितना भी सारा कुछ कट कुटा के आना है वो आपके हाथ में आ चुका है। अब इसका आप लोग जिस तरीके से चाहे यूज कर सकते हैं, जितना परसेंटेज चाहे आप कंजम्पशन गुड्स में खर्च कर सकते हैं, जितना चाहे आप अपनी सेविंग्स में कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहे आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आपका यहां पर हो गई बात इसकी। तो यहां पर यही चीज समझाई गई है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज नथिंग बट योर पीआई, दैट इज पर्सनल इनकम, और उसमें से भी जो आपको टैक्स पे करना है और जो नॉन टैक्स पेमेंट्स है, नॉन टैक्स पेमेंट को ध्यान रखिएगा, फाइन वगैरह जो है उसको आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। और यही पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज द पार्ट ऑफ द एग्रीगेट इनकम विच बिलोंग्स टू द हाउस होल्ड्स। ये अब हाउस होल्ड्स को बिलोंग करती है। दे मे डिसाइड टू कंज्यूम अ पार्ट ऑफ इट और सेव द रेस्ट। वो उनकी इच्छा है कि वो उसमें से जितना खर्च करना चाहे, जितना बचाना चाहे, वो उनकी इच्छा है, वो पूरा का पूरा पैसा उनका है, ठीक है। तो यही सारे के सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स थे रिलेटेड टू योर नेशनल इनकम अकाउंटिंग वो यहां पर कंप्लीट होते हैं। एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छी टेबल दी हुई थी जिसमें सारे के सारे जो टर्म्स हैं, इनके आपस में जो रिलेशंस हैं वो डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। फॉर्मूले के रूप में एक टेबल दी गई है, एक डायग्राम के फॉर्म में एक फिगर दिया हुआ है, तो वो सारे के सारे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेंगे।
बाकी अगर आप लोग चाहें तो वो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, या फिर आप इन लेक्चर्स में भी अगर आप चीज़ें समझ चुके हैं तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी है। थोड़ा सा रिलेशन का फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है तो वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, ठीक है, ये जो हमने फॉर्मूला निकाला था बाय योर एक्सपेंडिचर मेथड, ये वही है C + I + G + X - M। ठीक, अब मैं दोबारा इनको रिपीट नहीं करूंगा ये क्या चीजें हैं, क्योंकि ये हम पहले सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जीडीपी अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है कि मार्केट प्राइस में से अगर हम NIT माइनस करेंगे, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे, तो हम FC पे पहुंच जाएंगे, दैट इज योर फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, इसके बाद अगर हम मार्केट प्राइस पे NDP की बात कर रहे हैं तो ये सिंपल है, हमें पता है कि GDP एट MP हमारे पास है, उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा NDP आ जाएगा। वो तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते ही नेट आ जाता है। ठीक, उसके बाद अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो भी सिंपल है, फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से हम नेट प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्शन टैक्सेस को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम GNP की बात करते हैं MP पर, GNP एट मार्केट प्राइस, तो वो क्या है? उसमें हमने GDP में जो NFIA है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, जो हमारी फैक्टर फ्रॉम, जो हमने हमारे लोग बाहर कमा रहे हैं वो ऐड करना है, जो बाहर के लोग हमारे देश में कमा रहे हैं उसको माइनस करना है और उसको GDP में ऐड कर देना है, इन दोनों टर्म्स को। ठीक, एक को ऐड करना है, एक को सब्ट्रैक्ट करना है, उसी से हमारा क्या मिल जाएगा? GNP एट मार्केट प्राइस। ठीक, वो उसी को अगर हमें GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो बहुत सिंपल है, उसी में से प्रोडक्ट टैक्स प्रोडक्शन टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मार्केट प्राइस पे। ठीक, इसके बाद अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात करें, दैट इज NNP एट मार्केट प्राइस, तो सिंपल है, GNP हमारे पास आ चुका है, उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस भी कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास NDP आया था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें अगर हम NFIA को ऐड कर दें, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको अगर हम ऐड कर दें तो भी हमारा NDP या NNP आ जाएगा। ठीक है, NDP में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो हमारा NNP आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद NNP एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो वो क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम को अगर हम निकालने हैं मार्केट प्राइस पे, उसमें से हम प्रोडक्ट टैक्सेस प्रोडक्शन टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, नेट नेशनल इनकम जिसको बोला जाता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, इसके बाद GV एट मार्केट प्राइस इज सेम एज GDP एट मार्केट प्राइस, ये हमें पता है। GV एट बेसिक प्राइस निकालने के लिए हमें GV एट मार्केट प्राइस में से नेट प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं। फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए बेसिक प्राइस जो यहां पर आया है, इसमें से अगर हम प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट टैक्सेस क्या है? जो हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स वगैरह, और जो हमारा प्रोडक्शन टैक्स है वो क्या है कि वो हमारे प्रोडक्शन पे निर्भर करते हैं, वो प्रोडक्शन की क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करते हैं, जैसे कि लैंड रेवेन्यू वगैरह है, वो सारी चीजें। ठीक है, जो उससे रिलेटेड टैक्स वगैरह है वो। ठीक, तो ये सारे के सारे आपके टर्म्स हो गए, 11 टर्म्स मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया और होप कि आपको ये सारे के सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर नीचे एक NCERT में ही ये डायग्राम दिया हुआ है और काफी अच्छा डायग्राम है, काफी अपने आप में सब कुछ बताता है कि अगर आप GDP में NFIA को ऐड कर रहे हैं तो दिस बिकम्स योर GNP। GNP में जो है GNP इज NNP एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये जो GNP है दिस इज एट मार्केट प्राइस। ठीक है ना, ये चीज आपकी आ गई। इसके बाद इस टर्म में से अगर आप NNP एट मार्केट प्राइस में से ये दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज ID इज योर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा NI एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेशनल इनकम या फिर NNP एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसमें से अगर आप ये तीनों पार्ट डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब माइनस करना है, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, NIH इज योर नेट इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दैट इज नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड, CT इज योर कॉर्पोरेट टैक्स एंड TRH इज योर ट्रांसफर पेमेंट्स मेड टू दी हाउस होल्ड, जो उनको स्कॉलरशिप पेंशन वगैरह मिलती है वो। ठीक है, उसको अगर आप इतने पार्ट को यहां से माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा PI, दैट इज पर्सनल इनकम। और पर्सनल इनकम में से भी अगर आप जो टैक्सेस हैं, पर्सनल टैक्स पेमेंट्स और जो नॉन टैक्स पेमेंट्स हैं, ठीक है, पर्सनल टैक्स पेमेंट मैंने आपको बताया जो इनकम टैक्स वगैरह आप पे कर रहे हैं, और नॉन टैक्स पेमेंट का मतलब क्या है? नॉन टैक्स पेमेंट का मतलब है जैसे कि कोई फाइन वगैरह आप पे कर रहे हैं, अगर आप उसको पर्सनल इनकम में से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा PDI, दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो मैं आप लोगों को एक सलाह ये दूंगा कि इस डायग्राम को आप थोड़ा सा याद नहीं रखेंगे, समझना है। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं सारे के सारे टर्म्स तो आप ये डायग्राम खुद बना सकते हैं। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों का एग्जाम में, खासकर UPSC की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर आप लोगों का मेंस में कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है,
जीएस पेपर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर इकोनॉमी उसका एक पार्ट है, अगर वहाँ पर आप लोगों का इस तरीके का कोई सवाल बनता है तो आप इस तरीके के डायग्राम्स का पूरा तो सवाल वहाँ पर नहीं पूछा जाएगा आपसे, सारे के सारे टर्म्स अगर पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आपको जो भी पार्ट अगर पूछा जाए, कभी जीडीपी से संबंधित कुछ पूछा जाए, जीएनपी से संबंधित कुछ पूछा जाए, तो वहाँ पर आप इस तरीके के डायग्राम्स वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। चाहे तो आप इसको किसी और तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके के डायग्राम वगैरह आप वहाँ पर बनाएंगे तो आपको एक चीज़ का पता लगेगा, मतलब एग्जामिनर को भी इस तरीके का आइडिया होगा कि आपको कंसेप्ट वाकई में अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ी, यहाँ पर हमने इस चीज़ों को समझा। और मैं अब कहूँगा कि सिर्फ एक लास्ट लेक्चर इसका लेना और बाकी है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। उसमें थोड़ा सा हमें रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है उसके बारे में जानना है, वो समझना है, और एक दो टर्म्स जो है आपके वो वहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, हालांकि वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें इन्फ्लेशन से संबंधित वो टर्म्स हैं, हालांकि जो आपका सीपीआई और डब्ल्यूपीआई होता है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, देखेंगे अगर उसको वहां पर इंपॉर्टेंट होगा तो कवर करेंगे, अदरवाइज हम इसको जो अगला पार्ट है वो छोटा सा रहेगा, जिसमें थोड़ा सा हम लोग रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बाकी इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में फॉर श्योर ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ। और मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर और दे देता हूँ कि इस जो ये कोर्स है दैट इज ऑन इंडियन इकोनॉमी का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आपको जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते चले जाएंगे आपको नोट्स वगैरह भी इसके मिलने लगेंगे। ठीक है, साथ में क्विजेस वगैरह भी आप लोगों को मिलेंगे बहुत जल्द। तो जितने जल्दी आप लोग इसमें एनरोल कर लेंगे, उसका प्राइस आई थिंक अभी शायद सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये के आसपास प्राइस है। जैसे जैसे इसमें वीडियोस, नोट्स, क्विजेस वगैरह ऐड होते जाएंगे इसका प्राइस बढ़ेगा, तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग इसको परचेज कर लीजिए। ठीक है, बाकी अपने कमेंट्स वगैरह हमें ज़रूर बताते रहे ताकि हमें पता लगेगा कि आप लोग जो है इन कोर्सेज को, इन वीडियो सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। और अपना कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है तो वो भी ज़रूर पूछें। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई हमसे और बात शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज़ भी कर सकते हैं, दैट इज okul.cu@gmail.com। और बाकी अगर आपको कोई और तकलीफ होती है कोर्स परचेस करते टाइम पर या किसी भी और चीज़ को लेकर, तो मैं आप लोगों के सामने एक नंबर यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है, 9498086380। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग जो है व्हाट्सएप करके अगर आपको कभी भी कोई डाउट होता है कोर्स परचेस करने को लेकर या किसी भी बात को लेकर, ठीक है, मान लीजिए कभी आप पेमेंट करते हैं और किसी टेक्निकल इशू के कारण हो सकता है कि आपका कोर्स में एनरोल वगैरह ना हो पाए या कुछ भी इस तरीके के अगर इशू आते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए या मेल कर दीजिए या टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें बता दीजिए, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो विद इन दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।